बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले सीधे उत्तर प्रदेश चलते। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति पर कार्यक्रम आयोजित है। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रुक कर लेते हैं। लेकिन वह भी भंडारा चला रहे थे, उन्होंने भी भंडारा चलाया था। और इसीलिए जब मैं आया, मैंने कहा पंडित जी इस बार अभी आप गुफा में नहीं गए। उन्होंने कहा जब कमाई का समय आ रहा तब आप गुफा में कैसे भेज देंगे मुझे भी। ये तो जब ऑफ सीजन होगा तब गुफाओं में जाऊंगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का ये कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहां मिर्जापुर की धरती से जाता है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। अभी हमारी सरकार ने तय किया है, गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे अभी तक मेरठ से प्रयागराज के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सर्वे करें और मां विंध्यवासिनी के धाम को जोड़ते हुए, बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि हमारे पास जो संभावना होगी उसी संभावना को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, विकास और अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की उतनी अच्छी संभावना होगी। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। 8 वर्ष के इस जनपदीय महोत्सव के माध्यम से आप देख रहे होंगे, जो एग्जीबिशन लगी हुई है, इसके माध्यम से झलक आप सबको देखने को मिल रही होगी। और आपने देखा होगा, आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, बाण सागर की परियोजना भी आ गई, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया और अब मां विंध्यवासिनी के नाम पे राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। अब आपको भी जो नई पीढ़ी है, स्नातक कर रही है, प्रास्नातक की पढ़ाई कर रही है, उनके लिए जब डिग्री अवार्ड होगी तो बहनों और भाइयों, उसमें मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी साथ में होगा। देश और दुनिया में, जीवन में जब कभी भी आप आगे जाएंगे, आपके साथ मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद होगा। जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी का आशीर्वाद आपके साथ में होगा। आज आपने देखा होगा, विंध्यवासिनी धाम विकास के नित नए सोपान को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और अभी माननीय प्रिया जी जो बात कह रही थी, जो बात उन्होंने कही यहां पे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से यहां के पीतल उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए जो जान आई है, यहां पे कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना के लिए हर जनपद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ेंगे और साथ साथ यहां के पीतल उद्योग को भी पुनर्जीवित करने के लिए सरकार भरपूर सहयोग करेगी। कोई संदेश में अब नहीं होना चाहिए। मुझे अभी यहां की पत्थर की कारीगरी देख करके बहुत अच्छा लगा। वैसे भी पहले तो
उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी पत्थर का कोई बड़ा निर्माण होता था तो पत्थरों की सप्लाई यही मिर्जापुर की खदानों से होकर के जाता था। कारीगरी का बहुत था। आज मैं यहां पे देख रहा था कितनी बेहतरीन कारीगरी है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के विस्तार की जिस कार्य योजना को ली है, हम लोगों ने अभी तो उसमें ये कहा है कि बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिसमें कई कई प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट को विस्तार देने की आवश्यकता है और मिर्जापुर में तो पीतल उद्योग के साथ साथ आज यहां पर पत्थर के साथ इस पत्थर की बारीक कारीगरी को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी, इसको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। मिर्जापुर में पिछली सरकारों ने आपको भी प्यासा रखा था और खेत भी सूखे रह जाते थे। बहनों और भाइयों, अब हम लोग हर घर नल की योजना के साथ आगे बढ़ चुके हैं। कुछ ही महीनों में आप याद रखना, हम पेयजल की व्यवस्था हर घर तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और मैंने संबंधित विभाग से कहा है, गर्मियों में कहीं भी पेयजल का संकट न खड़ा होने पाए, ये व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। कहीं पे रिजर्वायर के माध्यम से, अपलिफ्ट कैनाल के माध्यम से या अन्य जैसे भी व्यवस्था हो सकती है, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हर एक घर तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाना ही है। मिर्जापुर का हमारा नौजवान मिर्जापुर में ही नौकरी पाए, इसके लिए भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए हम एक्सप्रेस वे को यहां से लेकर के जाना चाहते हैं। व्यापक निवेश के लिए नए प्रस्ताव हमें मिर्जापुर के लिए प्राप्त हुए हैं। विकास की प्रक्रिया अनवरत चलेगी, कोई इसे बाधित नहीं कर सकता। अब मिर्जापुर भी कहेगा कि आपके पास मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी है और डबल इंजन सरकार का साथ होने के साथ विकास की स्पीड भी आपकी कई गुना बढ़ चुकी है। बहनों और भाइयों, इसी स्पीड का परिणाम है कि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास, नए नए विकास के कार्य हो रहे हैं, नई नई सुविधाएं यहां मिल रही हैं, नए नए उद्योग आ रहे हैं, हर एक सेक्टर में कुछ नयापन देखने को मिल रहा है। मंच पर अभी हम लोग बहुत सारे लोगों को अलग अलग क्षेत्र से जिन्होंने कार्य किया है, कार्य करना चाहते हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम है, उन्हें सर्टिफिकेट देने का काम, चाहे वो आवास योजना का लाभ हो, चाहे वो यहां पर महिला स्वयंसेवी समूहों को यहां पर रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य। मैं देख रहा था अभी, मुझे याद है एक समय ऐसा भी था, एक दिन की घटना है 3 वर्ष पहले की, मैं भौचक था। एक ही दिन में आकाशीय बिजली से उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लोगों की दुखद मौत हुई थी और उसमें सर्वाधिक मौत मिर्जापुर जिले में थी। मैं भौचक था। मैंने विभाग की बैठक ली, एसडीएमए की बैठक लेकर के मैंने विभाग से कहा, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं चल सकता, आकाशीय बिजली गिरने वाली है, ये तत्काल नहीं घटित होता है, पहले से अलर्ट जारी हो सकता है। टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है और अब अर्ली वार्निंग का इक्विपमेंट आपके यहां लग चुका है। अभी मैं देख रहा था, जो मौतें 30 थी आज वो घट करके गत वर्ष 14 तक आई है, लेकिन ये 14 को भी हमें रोकना है, 14 मौतें भी न होने पाए। इसके लिए हम लोग इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए विभाग को आदेश किए हैं कि हर हाल में ये इक्विपमेंट लगने चाहिए और टेक्नोलॉजी को इतना तेज करें, इतना फास्ट करें कि जो अभी आधे घंटे पहले हम
उसका अलार्म जारी करते हैं, वार्निंग जारी करते हैं, यह कम से कम 3 घंटे हो जाए तो गांव के लोगों को चौकन्ना किया जा सकता है कि आकाशीय बिजली इस क्षेत्र में गिरने वाली है। लोग पक्के घरों में चले जाएं, खुले में न रहें, पेड़ के नीचे न रहें। ये सभी पहले से ही अगर लोगों को जानकारी मिल जाए तो तमाम अमूल्य जानें बचाई जा सकती है। और बहनों और भाइयों, सरकार इसको आगे बढ़ाने के लिए, डबल इंजन की सरकार इस टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें यहां पर निवेश के बहुत सारे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज की हमारी बैठक का आधार भी वही है। एक, चैत्र नवरात्रि होने जा रहे हैं। नवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई, ये देखने के लिए मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की प्रोग्रेस को तेज करने के लिए और नए निवेश के प्रस्तावों को यहां जमीनी धरातल पर हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिर्जापुर जनपद को प्राप्त होने वाले हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए और अपनी युवा शक्ति को नए उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए सीएम युवा उद्यमी स्कीम को आगे बढ़ाने का जो कार्य राज्य सरकार ने आगे किया है, आप उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके जनपद में आया हूं। बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है, बिना गारंटी के ऋण मिल रहा है। आप सरकार के मूलधन को समय पे चुकता कर देंगे तो अगली बार आपको 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होगा। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। छत्तीसगढ़ की अहम खबरों पर डालते हैं नजर। देश के सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध बेंगलुरु की कई बड़ी टेक कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के शीर्ष उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर्स से संवाद करके राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रीन फ्यूल जैसे क्षेत्रों में कई बड़ी कंपनियों ने 3700 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव सौंपे हैं। कम रहा है और इसके पहले भी हम लोग दिल्ली और मुंबई में कर चुके हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा रुझान आया है। बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी तक नई उद्योग नीति लॉन्च करने के बाद करीब 4,40,000 करोड़ के प्रस्ताव हम लोग को मिल चुके हैं निवेश के। तो ये हमारे नई उद्योग नीति का ही असर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एमओयू वगैरह हुए हैं, ये आईटी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और जो 3,700 करोड़ रुपए के जो निवेश के प्रस्ताव दिए हैं, उसमें ग्रीन एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग इस तरह के प्रस्ताव हैं। अब उनके पास और कोई दूसरा बोलने के लिए रास्ता है नहीं। और मुझे जहां तक जानकारी है, महादेव सट्टा ऐप पर ये जांच हो रही है सीबीआई द्वारा, और सबको मालूम है कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टा का लत लगा दिया गया था और जिंदगी बर्बाद हो रही थी, और उसी की जांच सीबीआई कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास बोलने को कुछ है नहीं तो कुछ भी बोलते हैं। अब देखिए, वो चाहे कोई भी हो, दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे, सबके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं। भिलाई में भूपेश बघेल के निवास और कार्यालय में से सीबीआई निकल गई है। उसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी बाहर आए। उनके निकलते ही कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। दरअसल 13 घंटे से अधिक सीबीआई की रेड चली। पूर्व सीएम ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर कार्रवाई को प्रधानमंत्री के आने वाले दौरे का भाषण कंटेंट बताया। तस्वीरें देख सकते हैं, और भूपेश बघेल जब बाहर आए तो कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया, नारेबाजी करते नजर आए। और जब भूपेश बघेल ने इस पूरे सीबीआई रेड को लेकर बात कही तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री
जो रैली करेंगे उसके लिए कंटेंट दरअसल उनको मिल गया है और कंटेंट के आधार पर ही सीबीआई की रेड की गई है। मतलब साफ है कि कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर, श्रीकांत दास हमारे साथ, हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे, रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, कल की तारीख में इसी वक्त सीबीआई की रेड पड़ी थी और हम और आप तस्वीरें देख रहे थे कि कैसे सीबीआई घर के अंदर थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, और आज की तारीख में सीबीआई बाहर आ चुकी है, टीम बाहर आ चुकी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बाहर आए। उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि कंटेंट प्रधानमंत्री को मिल गया है। क्या दर्शा रहा है ये? अब्दुल, साफ तौर पे देखा जो कल की कार्रवाई थी, बहुत बड़ी कार्रवाई थी। कल जो सीबीआई की ट्विटर हैंडल से हमारे पास जो जानकारी है उसमें 4 राज्यों में लगभग 60 ठिकानों पे एक साथ रेड की कार्रवाई की गई थी सीबीआई के द्वारा, जिसमें दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कलकत्ता जैसे बड़े महानगरों पे भी सीबीआई की टीम ने एक साथ छापे की थी। कल लगभग 15 घंटे की छानबीन के बाद जब सीबीआई की टीम जब निकली, उसके बाद भूपेश बघेल आते हैं और अपने समर्थकों के बीच जाते हैं तो काफी उत्साह रहता है वहां पे समर्थकों का, और भूपेश बघेल सीधे कटाक्ष करते हैं माइक में अपने संबोधन में कार्यकर्ता और मीडिया को जितने थे साथी थे उनको, कि अभी जो सीबीआई की जो रेड हुई है वो कहीं ना कहीं जो 30 तारीख के दौरा है छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। तो कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिली कि उनका साफ तौर पर इशारा था कि जब लोकसभा विधानसभा चुनाव थे तो छत्तीसगढ़ में एक तरह से देखा जाए तो महादेव सट्टा ऐप और शराब घोटाले से लेकर तमाम घोटाले काफी हावी थे और उसमें आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे थे। उसी को लेकर के उनका साफ तौर पर कटाक्ष था अब्दुल जी। और दूसरी चीज ये भी है ना कि कल की तारीख में जब रेड पड़ी थी उसके बाद बाकायदा कांग्रेस के प्रवक्ता भी सामने आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने भी इस बात का जिक्र करा कि अगर महादेव सट्टा ऐप को लेकर ये कार्रवाई की गई है तो अब तक महादेव सट्टा ऐप बंद क्यों नहीं हुआ है। उसमें भी उन्होंने कहा कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पे उसका पैसा जा रहा होगा इसलिए बंद नहीं हुआ। तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। लेकिन श्रीकांत, एक चीज बताइए, सीबीआई की तरफ से क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? क्या भूपेश बघेल ने उस बाबत कोई जानकारी दी कि क्या कुछ मिला, क्या कुछ पूछताछ उनसे हुई, क्या क्या वहां पर दस्तावेज खंगाले गए सीबीआई की ओर से? अब्दुल, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सीबीआई कोई भी जब जांच एजेंसी जब जांच करती है तो अपने जो भी सबूत मिलते हैं या जो भी चीजें आती हैं उनके साथ छापते हैं हाथ में, उसको कभी भी सार्वजनिक रूप से वो कभी नहीं दिखाती ना बताती है। कारण ये कि उससे जांच जो चल रही है उसमें प्रभाव पड़ता है और जिसको लेकर के सीबीआई या जांच एजेंसियां सतर्क रहती हैं। कल भी लेकिन जब भूपेश बघेल ने संबोधन में बताया कि कुछ दस्तावेज उनके घर से बरामद सीबीआई टीम ने की और उनके जो पर्सनल यूज करने वाले जो 3 मोबाइल फोन थे उसको भी सीबीआई अपने साथ लेके गई है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है अब्दुल की लगभग बड़े अधिकारी IAS, IPS, IG रैंक के अधिकारियों के यहाँ भी रेड हुई है। तो कहीं ना कहीं चीजें दिखा रही है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक अप है और जुड़ी हुई है सारी चीजें। पूर्व CM के घर में रेड होता है, उनके सहयोगी जो OSD उनके घर में रेड होता है, जो IG आनंद छाबड़ा है उनके घर में रेड होता है, SP रैंक के जो IAS, IPS है, एडिशनल SP उनके घर में। और एक नोट वहां पे लगातार वायरल हो रही थी सोशल मीडिया में जिसमें पूरी चीजें ठीक दिख रही थी उसमें। जी, जाहिर है और यही कारण है कि अब सीबीआई क्या कुछ खंगाला गया है, क्या कुछ लेकर गई है, वो आने वाले समय में क्लियर होगा। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, जिला पंचायत अध्यक्ष के जरिए आयोजित कार्यक्रम सम्मान समारोह में भेजे गए आमंत्रण पत्र में हरिजन शब्द लिखने पर बवाल मच गया है। मामला बलौदा बाजार के खैरी गांव का है, जिसमें गांव के 5 मुन्ना लाल कोसले के नाम जिला पंचायत सम्मान समारोह का आमंत्रण पत्र जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा गोलू जायसवाल और उपाध्यक्ष पवन साहू के जरिए भेजा गया, जिसमें नाम के साथ समस्त हरिजन समाज जैसे असंवैधानिक शब्द लिखे गए, जिसको लेकर सतनामी समाज के लोग आक्रोशित हुए और थाना सिटी कोतवाली पहुंचकर इन खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। पुलिस सतनामी समाज की मांग पर आमंत्रण पत्र देने वाले नेतराम ध्रुव के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।
तो जाहिर है इस पूरे मामले पर भी अब बवाल हो गया है। आपत्तिजनक शब्द लिखा गया और असंवैधानिक, ये यूं कह लीजिए असंवैधानिक शब्द लिखा गया है और एक विशेष समुदाय को लेकर लिखा गया कि विशेष समुदाय उस पूरे समाज को लेकर कहा गया है कि आप आमंत्रित हैं और उसी को लेकर ही ये विवाद अब बढ़ चला है। जिला पंचायत सम्मान समारोह का दरअसल कार्यक्रम है, उसको लेकर आमंत्रण पत्र लिखा गया था, भेजा गया था। प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी हमें देंगे, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस वक्त लाइव। प्रदीप, जरा और डिटेल में विस्तार से इस खबर को बताइए कि क्या खबर है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है अब तक? बता दें कि बलौदा बाजार जिला पंचायत का यह सम्मान समारोह अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, जहां पर खैरी गांव के जनपद संसद सदस्य मुन्नालाल कोसले को एक निमंत्रण पत्र दिया गया था जिला पंचायत की ओर से, अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल की ओर से, कि उसमें लिखा था कि मुन्नालाल कोसले एवं समस्त हरिजन समाज। तो इस बात को लेकर आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति प्रताड़ना के अंतर्गत हरिजन शब्द का प्रयोग सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है, हरिजन शब्द आप उपयोग नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर सतनामी समाज नाराज हो गया और सिटी के उदय थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जहाँ पर अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्ष आकांक्षा गोयल है, मैंने जायसवाल है, उसने माफी मांगा तो उन्होंने माफी स्वीकार किया, परंतु जो वहाँ के जो पंच थे नेतराम ध्रुव, उसके खिलाफ सिटी के उदय थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और विवेचना जारी है। लेकिन आपको बता दें कि शुरू से जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद बलौदा बाजार में बहुत विवादित रहा हुआ है, जिसके कारण इसकी समस्या हुई और सतनामी समाज इस बात को लेकर उत्तेजित हो गया और इस बात को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन होता रहा और उसी बात को लेकर तो जिसकी तरफ से ये आमंत्रण दिया गया था, क्या उधर से कोई रिएक्शन आया है अभी तक प्रदीप, की जानबूझकर ये लिखा गया था या फिर ये लिख दिया गया उन्होंने? जिला पंचायत की अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल ने माफी मांगी कि भाई मैंने ये शब्द बोला नहीं था कि हरिजन शब्दों का उपयोग किया जाए, लेकिन मैंने अपने जनपद सदस्य जो है मुन्नालाल कोसले उनको आमंत्रण भेजा था, लेकिन जो गलती नेतराम ध्रुव के द्वारा की गई है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो इस बात को लेकर सतनामी समाज को अध्यक्ष को तो माफ कर दिया, परंतु जो नेतराम ध्रुव उनके खिलाफ एफआईआर सिटी कोतवाली थाने में दर्ज हो गई है। अब बता दो कि प्रशासन भी, क्योंकि अध्यक्ष जो है आकांक्षा वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जिला पंचायत में, और प्रशासन भी नहीं चाहता कि ऐसी कोई कार्रवाई हो। इसको लेकर आपको पता है नेतराम ध्रुव एसटी में आते हैं ताकि वो जो एट्रोसिटी एक्ट का जो मामला जो दर्ज भी उनके खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है आदिवासी के खिलाफ कोई भी धारा उनके पास प्रताड़ना एक नहीं लग सकती। इसलिए प्रशासन भी चाहता है कि एक बात भी रह जाए सतनामी समाज की और एक व्यक्ति को नेतराम ध्रुव के खिलाफ एफआईआर कायम किया जाए, जहाँ विवेचना के बाद तो सिंपल धारा लगेगी जिससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है, आगे की कार्रवाई अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।